जिसका दो नेचर हो, डुअल नेचर ऑफ मैटर। देखो डी कैसे लिखाया है, पीला है कि उजला है, दोनों है ना, थोड़ा थोड़ा पीला भी है, थोड़ा थोड़ा उजला है। वही तो डुअल नेचर का मतलब है ना, वही डुअल नेचर है, दोहरी नीति, दोहरा गुण, नेचर दोहरा है। वही दोहरा को बिहार में दोगला कहते रहता है। दोहरा गुण किसका, मैटर का, दोहरा गुण मैटर का, दोहरा गुण मैटर का। कौन भाई साहब दिए, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैटर जब मोशन में होता है, मैटर जब मोशन में होता है तब उसमें वेव कैरेक्टर आ जाता है। मैटर जब मोशन में होता है तो उसमें वेव कैरेक्टर आ जाता है। मैटर मतलब पार्टिकल हो गया, तो पार्टिकल जब मोशन में होगा तो उसमें वेव कैरेक्टर भी होगा। मैटर का मतलब बॉडी हो गया, कोई भी बॉडी जब मोशन में होगा तो उसमें वेव कैरेक्टर आ जाएगा। ऐसा कहना है डी ब्रॉजली साहब का, डुअल नेचर ऑफ मैटर, इसीलिए नाम पड़ा। तो इसमें दोहरा गुण क्या है, तो मैटर भी है, पार्टिकल हुआ मैटर, और उसमें वेव नेचर भी है। तो मैटर मतलब मास, और जब मोशन में है तो वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी को एक वर्ड फिजिक्स का रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम। तो जिस किसी पार्टिकल में मोमेंटम है तो वो पार्टिकल ही है, वेव नहीं है, पार्टिकल है ना। जैसे फिजिक्स में अभी तक पढ़ रहा होगा कि कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी मोशन में है, तो बॉडी मोशन में कि तो वेव मोशन में नहीं ना आता वहां पे। लेकिन यहां पर इस्टेब्लिश करना है रिलेशन कि बॉडी मोशन में है तो उसमें वेवलेंथ होता है, बॉडी मोशन में है तो उसमें वेवलेंथ होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यदि हम लोग मोमेंटम को वेवलेंथ से रिलेट कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि मैटर में डुअल नेचर होता है। ठीक है, कि हर वो बॉडी जो भी मोशन में है तो उसमें वेव कैरेक्टर आ जाता है। यही वजह से देखना तुम लोग सिनेमा में, जब एगो हीरो को रिप्रेजेंट करना रहता है कि बहुत ही एनर्जेटिक है तो उसको भन भन नचा देता है, एकदम से एकदम वेव जैसा, है ना। बॉडी में मोशन है तो उसमें कौन सा करेक्टर आ गया, वेवलेंथ का करेक्टर आ गया। बॉडी है तो मोमेंटम है, और वेव करेक्टर है तो वेवलेंथ है। तो क्या कहें डी ब्रॉजली साहब कि व्हेन ए बॉडी इज मोशन, व्हेन अ बॉडी या पार्टिकल सबस्टांस जिसको कहते हैं, इज इन मोशन, they also possess they also possess wave character। हो गया ना डुअल नेचर, एक ही चीज में दो गुण, दैट इज कॉल्ड डुअल नेचर। हर वो मैटर जो मोशन में है उसमें वेवलेंथ होता है, दैट इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ मैटर। इट कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर characterized by physical quantity momentum।
कौन सा क्वांटिटी? मोमेंटम। और वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े थे कि नेचर ऑफ वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेवलेंथ। और यही थ्योरी पहला ब्रेक पॉइंट हुआ इसका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो जरा सा नाम सुन समझ लो। मैकेनिकल कहने का मतलब वो मैटेरियल पार्टिकल वाला, ठीक है, कोई पार्टिकल नेचर होगा दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। और क्वांटम कहने का मतलब लाइट वाला, फोटोन। फोटोन का ही नाम ना क्वांटा था, इसीलिए ऐसा नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। मतलब एक पार्टिकल के मोशन की स्टडी हम लोग अब दोनों मान के करेंगे कि वो पार्टिकल है, मैटर है, और साथ साथ में उसमें वेव कैरेक्टर भी है। दैट इज वाई दे कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यानी कि ऐसा मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो पार्टिकल का मोशन वेव कैरेक्टर में डिस्क्राइब करे, उसी को कहेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, है ना। तो नेचर ऑफ वेव कैरेक्टराइज्ड बाय वेवलेंथ। डी ब्रॉगली एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ डी ब्रॉगली established the relation between momentum and wavelength। momentum and wavelength। अब बताइए, किसी का दोहरा नेचर इस्टेब्लिश्ड करना है तो कौन कौन से कैरेक्टर को रिलेट करना पड़ेगा? मोमेंटम और वेवलेंथ को, ठीक है। अब देखिए जो पिछला वेवलेंथ पढ़े थे ना आप लोग, और ये वाला जो वेवलेंथ, वो एक ही फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं होगा। ये वाला वेवलेंथ पार्टिकल का वेवलेंथ होगा, और वो वाला वेवलेंथ वेव का वेवलेंथ था, ठीक है। तो यहां पर मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच जो रिलेशन है वो कैसे इस्टेब्लिश किए हैं, अब देखिए आप। अकॉर्डिंग टू, भाई साहब को कौन नहीं जानता है, जितना बच्चा सब जानता है इनको। क्या बोले थे ये? E बराबर mc स्क्वायर, है ना। इन्होंने एनर्जी और मास का रिलेशन, और ये साइंस को भूत प्रेत से रिलेट कर दिए थे, है ना। ये वही वाला मास है, इस मास को रिड्यूस्ड मास कहा जाता है एक्चुअली। इन्होंने कहा था जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मूले से। c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी मास को वेलोसिटी ऑफ लाइट से गुना करके एनर्जी निकाल ली थी। और लेकिन ये मास है रिड्यूस्ड मास, ये मास हम लोग का 60 किलो वाला मास यहाँ पे पुट नहीं होता है। इस मास के बारे में पढ़ना होगा। ये मास रूह का मास है, मतलब वो जो भूतिया सब होता है ना, वो वाला मास है। हाँ, वो अलगे अलगे वाला मास है, और उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से गुना करना है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, देखिए डी ब्रॉगली साहब, अच्छा डी ब्रॉगली में डी डी नहीं करते रहना, ये डी हम लोगों का दी है, टी एच ई द। महात्मा गांधी था ना, द महात्मा गांधी, वैसे ही द ब्रॉगली, ठीक है। डी डी करने का कोई मतलब और नहीं है।
द ब्रॉजली है उधर का। अकॉर्डिंग टू प्लैंक E बराबर एच न्यू, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिला दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख देंगे हम लोग? एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू, है ना। एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू, न्यू बराबर क्या होता है? सी बाई लैम्डा। तो न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, एम सी स्क्वायर बाई एच सी बाई लैम्डा। सी स्क्वायर सी यहां कैंसिल, एम इंटू सी बराबर एच बाई लैम्डा। और मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते हो, बोलो ना, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को ही सी लिखा हुआ है, हम लोग अब भी लिख देते हैं, ठीक है। तो एम सी को हम लोग क्या लिख दिए? भी। तो एच बाई लैम्डा बराबर, बोलो क्या आया? एम सी, एम इंटू सी, क्या आया? मोमेंटम। मोमेंटम फिजिक्स में पढ़ा है तुम लोग, कौन से सैम्बल से लिखते हैं? पी। तो एच बाई लैम्डा बराबर पी, एच बाई लैम्डा बराबर पी, एच बाई लैम्डा बराबर पी। तो बताओ लैम्डा बराबर एच बाई पी, वो एक बतिया है। लैम्डा बराबर एच बाई पी। देखो इस इक्वेशन में लैम्डा वेवलेंथ है और वहीं पे पी मोमेंटम है, वहीं पे पी मोमेंटम है। तो एक तरफ तो लैम्डा है और दूसरी तरफ मोमेंटम है। तो बताओ एक ही इक्वेशन में वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच रिलेशन डेवलप हुआ कि नहीं, इस्टेब्लिश हुआ? तो इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा बराबर एच बाई पी। वेलोसिटी सी लिख सकते हो या भी लिख सकते हो। तो लैम्डा बराबर एच बाई पी, वेवलेंथ और मोमेंटम एक साथ एक इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं। और आप लोग देख सकते हो कि डी ब्रॉगली साहब खोजा कुछ नहीं है, इसको कहते हैं तेज आदमी। एक वो इक्वेशन खोजा आइंस्टीन साहब, दूसरा इक्वेशन खोजे प्लैंक साहब, आई दोनों को बराबर करने में लग गए, है ना। तो मतलब ये भी हुआ कि हर काम आपके करने से नहीं होता, कुछ कुछ काम ऐसे भी हो जाता है। देखिए वो किया दोनों को बराबर कर दिया, एक वो तीसरे इक्वेशन। लैम्डा बराबर एच बाई पी, यहां पर दिखाई दे रहा है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। एच वहां पर क्या है? एच प्लैंक कांस्टेंट, एच प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, रिलेशन प्रूव हो रहा है। वेवलेंथ लिख दिए, यहां से पढ़े आगे।
तो लैम्डा बराबर एच बाई पी, एच बाई पी। यही तो है, लैम्डा बराबर एच बाई पी। लैम्डा बराबर एच बाई पी। अब बताओ, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। लैम्डा को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, और पी को हम लोग, आप लोग लिखे हो, मोमेंटम कहते हैं। उसके नीचे एक लाइन और लिख देना, है ना। एक्चुअली में इससे पहले हमने आपको लिखवा चुके हैं कि मोमेंटम कौन सा कैरेक्टर है। तो पार्टिकल कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है मोमेंटम, और वेवलेंथ को डिस्क्राइब कौन करेगा? तो वेव कैरेक्टर कहेंगे। तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, हम लोग कह सकते हैं कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, या कह सकते हैं कि वेव कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी जितना ज्यादा पार्टिकल कैरेक्टर होगा उतना कम वेव कैरेक्टर होगा। एक ही चीज में दो कैरेक्टर है, एक ही चीज में दो कैरेक्टर है। यानी सिंपल कहो ना यार, कि हम खड़ा हैं तो बॉडी, हम खड़ा हैं तो सिर्फ बॉडी, और हम दौड़ने लगे तो बॉडी के साथ साथ हम में क्या आ जाएगा? वेव कैरेक्टर हो जाएगा। भन भन दौड़ने लगे, वो जो भन भन है वही तो वेव कैरेक्टर है ना। अब जितना ज्यादा मास होगा, अब कोई मोटा आदमी वो दौड़ेगा तो उसमें वेव कैरेक्टर कम आएगा, है ना। कोई हल्का आदमी दौड़ जाएगा तो उसमें वेव कैरेक्टर ज्यादा आएगा। तो बताओ, एगो ट्रेनों दौड़ रहा है, नहीं, एक तो बस भी दौड़ रहा है, तो दोनों में वेव कैरेक्टर है। दोनों का स्पीड बराबर कर दें तो ट्रेन में वेव कैरेक्टर कम होगा, बस में वेव कैरेक्टर ज्यादा होगा। स्पीड दोनों का बराबर है, तो मास ज्यादा है, मतलब पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा है, तो वेव कैरेक्टर कम है। बस यही कहना है, यहां से ये समझना है ना। ये दूसरे के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये सभी बॉडी के लिए कहा जा रहा है। इवन हम भी मोशन में हैं तो हम में कौन सा करेक्टर आ गया है? वेव करेक्टर, है ना। जिनका जन्मदिन है उनमें कितना वेव करेक्टर था, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, भन भन, नहीं। हम लोग फिर भी पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा बात है ना। इतना सब छुट्टी मना रहे हैं। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कौन सा चीज? मोमेंटम, या वेव कैरेक्टर in a body is inversely proportional to particle character। पार्टिकल कैरेक्टर,
लिख दिए? लिख दिए? यही इतना तो लिखना था। हम्म। नाउ रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये सब जो रिलेशन वगैरह हम करेंगे ना, वो न्यूमेरिकल बनाते हैं। हम ये सब जो फॉर्मूला बना रहे हैं आपको न्यूमेरिकल के लिए। वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच क्या रिलेशन है बाबू? काइनेटिक एनर्जी को ई लिखना बराबर मोमेंटम से रिलेशन है p² / 2m। काइनेटिक एनर्जी बराबर p² / 2m। फॉर्मूला पढ़े फिजिक्स में? देखो नहीं पढ़े तो यहां देखो। काइनेटिक एनर्जी बराबर p² मतलब m²/2m। तो m से एगो m कट जाएगा। देखो तो क्या लिखा हुआ है, तो हो गया ना बराबर। तो फॉर्मूला हो सकता है ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर p² / 2m। बोलो, बस यही सब करते रहना है और क्या करना है। p² / 2m, तो p² = 2m का अंडर रूट कर दें। बोलो अब क्या करना है? p² / 2m। मोमेंटम का एक नया फॉर्मूला निकल गया ना। मोमेंटम बराबर 2m × E काइनेटिक एनर्जी। तो बोलो लैम्डा बराबर h/p ही तो था। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, दिस इक्वेशन, देन बोलो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा। लैम्डा बराबर h/2me का अंडर, बात खत्म। लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन। अब हमें काइनेटिक एनर्जी देगा तो हम सीधा वेवलेंथ निकाल देंगे। अब ज्यादा क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। हो गया? बोलो किसी को कोई दिक्कत बताओ। क्या कहता है कि कोई भी बॉडी जब मोशन में होगा, कोई भी बॉडी जब मोशन में होगा तो उसमें क्या आ गया होगा? क्या आ गया होगा? वेवलेंथ आ गया होगा, वेव करेक्टर आ होगा। तो मोमेंटम आ गया होगा। तो जैसे मोमेंटम आ गया होगा वैसे काइनेटिक एनर्जी भी आ गया होगा। क्या? तो वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन है। वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन है। ठीक है। अब जिसके लिए बात हो रहा अभी तक तो वो आया नहीं। हम लोग बात किसके लिए कर रहे होंगे? बोले इलेक्ट्रॉन के लिए कीजिएगा। केमिस्ट्री में अभी कर ही क्या रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
तो जब कोई इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा तो भाई इलेक्ट्रॉन मोशन में कैसे आएगा? एनीवन से, इलेक्ट्रॉन मोशन में कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन मोशन में पोटेंशियल देने से आता है। इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी नहीं कि घुमा के फेंके तब भागने लगेगा, घुमा के फेंकने से नहीं भागेगा। उसके लिए पूरा का पूरा एक सर्किट बनाना पड़ेगा, एक ट्रांसफार्मर लगता है, बैटरी लगता है, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाता है। आनी कोई वेलोसिटी नहीं, कोई पोटेंशियल पे एक्सलरेट करना होता है। तो अगला, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन एट पोटेंशियल V, स्मॉल v लिखें, देन इट्स रिलेशन विथ वेवलेंथ। तो देखो कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी ई था वहां पे, है ना? तुम लोग पढ़ा है पहले से जो पढ़ा है उसका थोड़ा यूज करना पड़ता है बाबू। पोटेंशियल बराबर पढ़ा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अरे देखो ना, पोटेंशियल बराबर पढ़े हो वर्क डन पर यूनिट, तो वर्क डन बराबर क्या पढ़े हो? Q इंटू भी। तो यही वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? जब वर्क डन मोशन का होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? Q इंटू भी। तो लैम्डा बराबर H/2me का अंडर रूट, तो लैम्डा बराबर H/2me, तो 2m/q चार्ज हो गया और भी पोटेंशियल हो गया, अंडर रूट m/q भी। इधर सपोर्ट में लिखना, नहीं तो लगेगा उधर अचानक से सर क्या लिख दिए, है ना? तो वर्क बराबर पहले से पढ़े हम लोग, या पोटेंशियल बराबर। हो गया? ये सब फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला होता है। एट ए टाइम ऑफ क्वेश्चन इतना टाइप का क्वेश्चन बता दिए हम आपको। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन को भी पोटेंशियल पे मूव करा करके हमको वेवलेंथ निकालना है ना? एक इलेक्ट्रॉन, इसी के बाद फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा बराबर क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे? H बराबर 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाई 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पोटेंशियल तो नहीं पता है, जितना देगा उतना रखेंगे, स्क्वायर रूट, इसको भी स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं।
जितना पोटेंशियल देगा उतना रखेंगे। तो इसको गुना भागा करोगे तो गुना भागा करके आएगा 12.27 बाई पोटेंशियल का अंडर रूट एंगस्ट्रम। मतलब बस निकाल दिए हैं एक तो वैल्यू, है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है इसलिए वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सवाल पूछता है कि तीन चार्ज पार्टिकल है, हीलियम, अल्फा एच और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तीनों सेमी पोटेंशियल पे है, तो किस में वेवलेंथ ज्यादा एसोसिएटेड होगा? हाँ, जिसका मास ज्यादा, मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता ना वेवलेंथ, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। When different charge particle is in motion at same potential, then wavelength associated with them is inversely proportional to mass। क्लियर? लिख दिए? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा एच ऐसे, which of the following is correct according to wavelength
associated with them at potential at the same potential. B ऑप्शन ए हीलियम प्लस प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। हीलियम प्लस प्लस, हीलियम प्लस के बजाय अल्फा रेज हो सकता है। अल्फा रेज, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। बोलिए आंसर है इसमें कोई? अल्फा रेज को ही, अल्फा पार्टिकल को ही हीलियम प्लस प्लस कहा जाता है। कौन सा आंसर? सबसे कम अल्फा रेज को होगा, तब प्रोटॉन को होगा, तब इलेक्ट्रॉन का होगा। क्योंकि मास इसका 4 एमयू है, मास इसका 4 एमयू है, इसका 1 एमयू, और ये 1 एमयू से लेस है, लेस देन 1 एमयू, है ना। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट एंड फाइनल, वेवलेंथ एसोसिएटेड with a wavelength associated with a gaseous molecule. वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ गैसियस, कोई गैस मॉलिक्यूल में वेवलेंथ कितना एसोसिएट होगा? तो लैम्डा बराबर हम लोग पढ़े एच बाई पी, तो लैम्डा बराबर एच बाई एम भी, भी ना, भी आरएमएस वेलोसिटी एक होता है। ये थोड़ा आगे तुम लोग फिजिक्स की तरफ में पढ़ लेगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आरएमएस वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और आरएमएस वेलोसिटी यू आरएमएस लिखें, इसको बोलते हैं रूट मीन
स्क्वायर वेलोसिटी, और इसका मतलब होता है 3 RT/m का अंडर रूट URMS, है ना। एक्चुअली में क्या 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 कैसे कर दें, और P बराबर एम भी होता है, P बराबर एम भी होता है, और एम भी के जगह हम MU लिखें, एम भी बराबर MURMS। और जैसे वेलोसिटी इधर बॉडी का होता है, गैसियस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। 3 RT/m, जहां R इज इक्वल टू पी भी बराबर NRT पढ़ा था ना, गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन वैल्यू। T होता है टेम्परेचर, ऑलवेज केल्विन में लेना है। और M क्या होता है, तो M अपना मॉलिक्यूलर मास, M क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ये फॉर्मूला प्रूव भी होगा, लेकिन फिलहाल हमको तो वेवलेंथ देखना है। तो कोई गैसियस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड, which again equal to थ्री RT/m। अंडर रूट, देन जरा देख लो भी बचवा, लैम्डा बराबर H/P, तो H/m इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग, देख लो थोड़ा, URMS के जगह क्या लिख सकते हैं, 3 RT/m का अंडर रूट। और ये जो मास होगा यही मास के बराबर होगा, क्योंकि मास ऑफ पार्टिकल ही तो लिखना है, और ये गैस का मॉलिक्यूलर मास ही तो है, 1 मोल का मास। तो लैम्डा बराबर, इसलिए थोड़ा ना आई थिंक कि आप जो है पहले ही से चेंज कर लो, नहीं तो ये छोटका एम बड़का एम भी आपको परेशान करेगा। तो बड़े एम लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी एम छोटा वाला को काट के बड़ा कर देते हैं, क्योंकि जो मास है वही। तो लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं हम, H² स्क्वायर 3 RT/m। किन्हीं को कोई शक है तो जरा बता ही दीजिए हमको, है क्या। तो ये एम से एम कट गया क्या, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू H²/3 MRT, आणि लैम्डा बराबर H/3 MRT का अंडर रूट। अब बनाते रहिए सवाल, एक क्वेश्चन मेन से लेके एडवांस तक ना छूटने वाला है, सब बन जाएगा। इतना ही वेवलेंथ के सवाल आज तक देखे गए हैं या छपे हैं किसी किताब में, है ना। कोई बॉडी है मोशन में H/m भी, कोई गैसियस मॉलिक्यूल मोशन में है तो H/3 MRT, M मास हो गया, R गैस कांस्टेंट हो गया, T टेम्परेचर केल्विन स्केल में पुट करना है। अब इससे बहुत बड़ा बड़ा सवाल आप बना सकते हैं, लिखिए।
हम्म, हो गया। क्या तिवारी जी, लिख दिए? अब देखिए क्वेश्चन बनाइए। द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एंड नियन आर 4 mu and 20 mu respectively. The value of the de Broglie wavelength of helium gas at -73 degrees centigrade is m times that of de Broglie wavelength of neon at 727 डिग्री सेंटीग्रेड। m इज, और ये एडवांस 2013 का सवाल है ना? क्वेश्चन बैंक ही एडवांस वाला है। देखो आप लोग डरना नहीं, हिम्मत करो, बनता है तो ठीक है, नहीं तो अपना एनसीईआरटी है ये, है ना? वेलोसिटी देगा, वेवलेंथ निकालने कहेगा, काइनेटिक एनर्जी देगा, वेवलेंथ निकालने कहेगा, लेकिन ये एडवांस है तो इसमें कुछ एडवांस से कहता है, लिखो ना। एक्चुअली में दिमाग डेवलप तो करना होगा ना, कि सवाल ऐसा भी होता है, ऐसे खाली नहीं कि लैम्डा बराबर h/p, खत्म हो गया डी ब्रॉगली। लैम्डा बराबर h/p से तो शुरू हुआ ना डी ब्रॉगली, खत्म थोड़े हुआ। क्या हो रहा है? हमारे अल्टरनेट में कहाँ गई थी? घर चली गई थी, राखी था। ये नहीं बनेगा, बनने वाला सवाल ही नहीं दिए। एक बच्चा का जान लेने वाला सवाल है, बताइए।
पढ़ाए जो भी कुछ सीधा एडवांस, पहले एनसीईआरटी देते तब ना। देखिए, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एंड नियन 4 एमयू एंड 20 एमयू, ये लिखने का जरूरत था? ये तो हम लोग जानते ही थे कि हीलियम का मास 4 होता है, नियन का मास 20 होता है। तो क्या लिखना था? सवाल तो यहां से, द वैल्यू ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ हीलियम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हीलियम, टेम्परेचर ऑफ हीलियम लिखा है -73 डिग्री सेंटीग्रेड, इज m टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ नियम। टेम्परेचर नियन का लिखा है 727 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में कितना होगा? 727 में 273 जोड़ देंगे तो 7 2 9, कितना जी? 7 3 10 0 बच गया 1, 7 2 9 1 10 0 बच गया 1, 7 2 9 1 10, 1000 केल्विन। और -73 प्लस 273 बराबर 200 केल्विन। तो टेम्परेचर हीलियम का हो गया 200 केल्विन और नियन का हो गया 1000 केल्विन। तो पूछता है हीलियम और नियन के वेवलेंथ में m गुना का रिलेशन है, तो m बताइए। तो लैम्डा हीलियम बाई लैम्डा नियन बराबर, अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे, क्या था फॉर्मूला? H/3m/RT का अंडर रूट बाई H/3m/RT का अंडर रूट। मास किसका लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे मास किसका लगेगा? तो बाकी और कुछ में अंतर भी है क्या? 3 से 3 नहीं कटेगा, R से R नहीं कटेगा, T से T नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, T से T नहीं कटेगा। टेम्परेचर भी तो अलग अलग है, टेम्परेचर हीलियम का और टेम्परेचर नियॉन का। जरा अगला बार देखिए तो क्या लिख दें? हीलियम बाई वेवलेंथ नियॉन का, सब तो कट ही गया। मास ऑफ हीलियम नीचे, टेम्परेचर ऑफ हीलियम नीचे, मास ऑफ नियन, टेम्परेचर ऑफ नियन अंडर रूट। क्या बोलो बोलो, कितना आसान है बोलो। अब देखो क्या करेंगे, लैम्डा हीलियम बाई लैम्डा नियन बराबर, ये तो फॉर्मूला लाए अभी तक। मास नियन का 20 है, टेम्परेचर नियन का 1000 है, मास हीलियम का 4 है और टेम्परेचर हीलियम का 200 है, अंडर रूट 255। वाह, इतना आसान काटने वाला सवाल है। बताओ 5, तो लैम्डा हीलियम बाई लैम्डा नियन बराबर कितना? 5। कोई शक है क्या? तो लैम्डा हीलियम बराबर 5 गुना लैम्डा नियन। तो m इज इक्वल टू कितना आया? 5। जानते हो ये जो सवाल बनाया होगा वो भी कैलिफोर्निया लंदन में 4-5 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा, और जो नहीं बनाएगा गांव पे मटका फोड़ रहा होगा कृष्ण जयंती मना के। ऐसे सवाल आता है। अब देखना ये कि टेंपल जाकर के भीड़ लगाने वाले बनना है या एक मंदिर इस्कॉन वाला ही स्थापना करना है। स्थापना करना है तो IITian बनना होगा, और यदि उसी मंदिर में जा कर करके क्या लटका रहता है वही बजाना है, तब फिर तो क्या बात है। हर पल सोचेगा, यदि 2 साल तक के ना IIT मेडिकल को हर पल सोचेगा, सोचेगा खाली, मतलब पढ़े चाहे नहीं पढ़े सोचेगा हर पल। 24 घंटा में जैसे याद करते ना पल पल, वैसे 24 घंटा याद करेगा। वाइब्रेशन बॉडी में आएगा, ब्लड में
नीट मिल जाएगा, आईटी मिल जाएगा, बस तभी हो जाएगा। लेकिन ब्लड के साथ दौड़ेगा जब तक नहीं, तब तक बड़ा मुश्किल है। मात्र 1.5% सिलेक्शन रेशियो है, 1%। 1% में तुम ही आएगा, ऐसा तो हो सकता है क्या? 25 लाख बच्चा में 20,000 बच्चा को जीएमसी मिलना है, 17,000 बच्चा को। अब सोचिए 20 लाख 25 लाख बच्चे में 17,000 बच्चा, यदि क्या 20 लाख बच्चा में 17,000 बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो दिन भर सोच रहा होगा कि नीट कैसे होगा मेरा? या 25 लाख बच्चा में 17,000 नहीं होगा जो आईटी कैसे होगा ये सोच रहा होगा? मतलब 17,000 20,000 भी नहीं होगा, जो 17-20,000 होगा ना, जो सोच रहा होगा दिन रात, उकरे होता है। बाकी पढ़ तो सब रहा है। एक बात और बताना है। अब एक बात ये बताना है कि यहां से हट गया नहीं, एक बात ये बताना है कि बोर थ्योरी और डी ब्रॉगली थ्योरी, ये दोनों एक दूसरे के अकॉर्डेंस है या नहीं है? मतलब एक दूसरे से सहमति रखता है या अपोजिशन में खड़ा है ना? जैसे आप लोग खड़ा हो जाते हैं, दो दोस्त मिलते हैं, नहीं भाई मेरा मानना तो ये, लेकिन सामने वाला का मानना कुछ और होता है। उसी तरह से बोर साहब और डी ब्रॉगली साहब को खड़ा करते हैं, तो ये दोनों क्या एक दूसरे को मानते हैं आपस में? दोनों का थ्योरी एक जैसा है क्या? तो आप लोग देखिएगा, हम लिखेंगे बोर थ्योरी, निकलेगा डी ब्रॉगली। इज डी ब्रॉगली इक्वेशन is de Broglie equation is in accordance with Bohr's theory? ये प्रूव करने के लिए हमें बोर थ्योरी का एक पोस्टुलेट्स लेना होगा, थोड़ा देख लो एक बार। अकॉर्डिंग टू बोर्स MVR इज इक्वल टू NH/2π। इससे निकाल देना है हमको डी ब्रॉगली। देखो n बराबर फर्स्ट ऑर्बिट, MVR इज इक्वल टू NH/2π। n बराबर 2 कुछ ले सकते हैं यार, h लिए हैं फिलहाल, H/2π। बाबू रे देख लो थोड़ा ना, नहीं देखोगे ना तो कैसे लिख देंगे, फिर दिक्कत होगा। MV बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ? 2πr। पिछले दिन 2πr का चर्चा हो रहा था, वो चर्चा इसलिए हो रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन एक बार यदि ऑर्बिट घूमता है तो कितना दूरी तय करता है? सरकमफेरेंस के बराबर, सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट कितना के बराबर? 2πr। यानी डिस्टेंस, सरकमफेरेंस क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल, समझना थोड़ा, ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। यही ना हुआ? अब बताओ, जब इसमें हम बोर थ्योरी में जब हम डी ब्रॉगली का एप्लीकेशन करेंगे तो
इलेक्ट्रॉन का जो भी मोशन है, एक वाइब्रेशन, वो पार्टिकल के किसके बराबर? एक वाइब्रेशन के बराबर, एक वेव के बराबर। दैट इज 2πr इज इक्वल टू किसके बराबर? लैम्डा, वेवलेंथ। यदि यही दूरी वेव ट्रेवल किया होता, एक रिवोल्यूशन, एक वाइब्रेशन, तो इसको हम क्या कहते? वेवलेंथ कहते। अब बताओ, एम भी इज इक्वल टू क्या लिख दें? एच बाई लैम्डा। एम भी को क्या बोलते हैं? पी। तो लैम्डा बराबर एच बाई एम भी और एच बाई पी। बताओ चले कहां से थे? चले कहां से थे? बोर से। निकला क्या? तो अकॉर्डेंस है या नहीं है? बोलेंगे वही है ही है ना। एक्चुअली में डी ब्रॉगली साहब निकले चालाक, वो ये सब बात को सबका करके देख कर करके ही अपना थ्योरी लेके आए कि अरे भाई बोरो तो यही बोला है, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2π। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, लैम्डा बराबर एच बाई पी। दैट इज डी ब्रॉगली इज इन अकॉर्डेंस विथ बोर्स ऑल्सो। डी ब्रॉगली is in accordance with Bohr also. De Broglie is in accordance with Bohr's also. इस पर क्वेश्चंस होगा एनसीईआरटी में 4-5 ठो, वो बना लीजिएगा, सब बन जाएगा। सिर्फ फार्मूला पुटिंग है, हम जानबूझ के न लिखे, हम आईटी के एडवांस का सवाल सोचे बना दें एक ठो। वेलोसिटी पुट करिएगा और वेवलेंथ निकलेगा, तो इसको बनाने दीजिएगा। आप काइनेटिक एनर्जी पुट कीजिएगा और वेवलेंथ निकलेगा, तो बनाना दीजिएगा। वो हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोग बना लीजिएगा उसको। हम इतना ना फॉर्मूला बता देते हैं, आप उसका भी समरी रखिएगा, ये सब क्वेश्चन को बना देगा। सब क्वेश्चन मतलब सब क्वेश्चन, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं। अभी एक चीज और बताएंगे, भागना नहीं। समय है ना, लास्ट लास्ट तक पढ़ जाना एकदम से। और आप लोग आज आए हैं, ये कम बड़ा बात है। कृष्ण भगवान का जन्मदिन था, फिर भी बच्चा लोग मेरा पढ़ रहा है, और वो भी इतने बड़े शहर में रह करके, जहाँ घूमने का 25 बहाना है, वहां भी पढ़ रहा है। तो कम बड़ा बात थोड़े ना है। कितना मन को मारना पड़ता होगा जी, नहीं? प्यारे भगवान का, सबसे बड़े भगवान का जन्मदिन, और उसके बाद भी मास्टर सब पढ़ाने के बेचैन है। बहुत टेंशन है लाइफ में। लिख दिया। एक चीज और बताना है यहाँ पे हमको, एक चीज और बताना है। लिख दिया। आने ऐसा नहीं ना कहोगे कि डी ब्रॉगली अलग था बोर अलग था, कहोगे नहीं भाई एकदम डी ब्रॉगली प्रूव हो जाएगा बोर्स के एप्लीकेशन से। अभी देखो, अभी देखो, उसी में आगे
ऑल्सो, हेडिंग नहीं चेंज हो रहा है, उसी में एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। देखना 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 देखना, कुछ और करने वाले। एम वी इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, प्रूव किए थे 2 पाई आर बराबर लैम्डा। एम वी इज इक्वल टू एन एच बाई लैम्डा, जानते हो। एम वी मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बाई लैम्डा, नहीं? क्या प्रूव करना है इससे? इससे हमें ऐसे नहीं प्रूव करना है, करना तो है, ऐसे नहीं प्रूव करना है, ऐसे प्रूव करना है। 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच बाई एम बी। 2 पाई आर इज इक्वल टू, बोलो ना, एन बाई एच बाई एम भी को क्या कहते हैं? एच बाई एम भी को क्या कहते हैं? तरीके तो बतिया तो एक ही आ रहा है। 2 पाई आर को क्या कहेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ एन ऑर्बिट बराबर एन नंबर ऑफ ऑर्बिट इनटू लैम्डा, मतलब वेवलेंथ। देखना, इससे एक बहुत बड़ा बात कहने वाले हैं, पूरा डी ब्रॉगली का थ्योरी ही कहने वाले हैं। किसी ऑर्बिट का सरकमफेरेंस कितना होगा, तो कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट गुना वेवलेंथ। तो वेवलेंथ मतलब एक ऑर्बिट तो एक वेवलेंथ, दो ऑर्बिट तब दो वेवलेंथ, तीन ऑर्बिट तब तीन वेवलेंथ, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट बराबर नंबर ऑफ वेवलेंथ यानी नंबर ऑफ वेव। सरकमफेरेंस ऑफ एन ऑर्बिट बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट गुना वेवलेंथ, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बराबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेव। अरे एक ऑर्बिट तो एक वेवलेंथ, दो ऑर्बिट दो वेवलेंथ। सुनो, अब आईटी एडवांस 2015 का क्वेश्चन में देख लो एक बार, ये ऐसे, ठीक है? अब ऐसे पूछा गया था कितना वेव है इसमें, मतलब कई नंबर ऑर्बिट बता रहा है ये कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट बता रहा है। सुनो पहले, सबसे पहले सुनो, जो बोल रहे थे आसानी से, नंबर ऑफ ऑर्बिट बराबर नंबर ऑफ वेवलेंथ आ न रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट गुना वेवलेंथ, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बराबर नंबर ऑफ वेवलेंथ आ रहा है। एक ऑर्बिट होगा तो एक वेवलेंथ, क्या? तो कितना वेवलेंथ है इसमें, उतना ही नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा। जितना नंबर ऑफ वेवलेंथ उतना ही नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो। एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, तीन वेवलेंथ, चार वेवलेंथ, पांच वेवलेंथ, और ये 6 वेवलेंथ। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू, इतना आसान सवाल, ये भी एडवांसी का सवाल है, फोटो बना दिया था वो, 8 को वेव बनाया था। बोल रहा है कि ये फोटो से कितना नंबर ऑफ वेव डिपिक्ट हो रहा है, ये फोटो से कितना नंबर ऑफ वेव, 6 वेवलेंथ। अब देखो ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट 6 और वेवलेंथ मतलब लैम्डा, सरकमफेरेंस कितना ऑर्बिट के बराबर हो गया? 6 लैम्डा के बराबर हो गया, 6 वाइब्रेशन होगा। एक्चुअली में डी ब्रॉगली साहब कहे, सुनिएगा थ्योरी, डी ब्रॉगली साहब कहे कि कोई पार्टिकल जब मोशन में होगा तो वेव नेचर से चलेगा, तो जब पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन मोशन में था तो क्या ये सर्कुलर मोशन एक स्ट्रीम लाइन पाथ पे करता होगा? वो तो वेव जैसा चलता होगा।
अब वेव तो ऐसे चलता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का वो जो सर्कुलर पाथ था ना बोर साहब का, वो हो गया अब खत्म, है ना। अब डी ब्रॉगली साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन भाई साहब वैसे नहीं चलता है, इलेक्ट्रॉन वेव जैसे चलता है। लेकिन बताए थे कि दो नेचर होगा पार्टिकल को, एक पार्टिकल नेचर भी होगा और एक वेव नेचर भी होगा। तो ये वाला जो सर्कुलर पाथ है उसको गलत नहीं करना है, लेकिन साथ साथ में ये भी समझना होगा। समझ रहे हैं, दो बात समझ रहे हैं। एक तो सर्कुलर पाथ वो दिखाई दे ही रहा था, और दूसरा वेव वाला पाथ, है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बराबर नंबर ऑफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ ऑर्बिट बराबर नंबर ऑफ वेवलेंथ। यानी जितना ऊपर वाला रहेगा ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। अभी एक क्वेश्चन और 2002 में आया था, एडवांस का ही बात कर रहे हैं। सीधा पूछा था नंबर ऑफ वेवलेंथ इन थर्ड ऑर्बिट, बोलो कितना आंसर। नंबर ऑफ, क्या पूछ रहे थे, नंबर ऑफ वेव इन थर्ड ऑर्बिट, नंबर ऑफ वेव इन थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में कितना वेव, तो 3 वेव यार। बनी इतना सिंपल सवाल कहाँ पूछा था, तो एडवांस में पूछा था। तो इसी क्वेश्चन में, ये एडवांस का ही पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। बाकी सवाल बनाइएगा, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन लिख दें, बनाइएगा, सब सवाल बन जाएगा, बना के तो देखिए। पाँच मिनट ज्यादा हो गए तिवारी जी, क्वेश्चन में बताने दीजिए ना कौन कौन बनेगा आपसे। पूरा जो है ना, आप लोगों को ऐसा नहीं कि 11th के लिए ही बात करते हैं ना, मेंस के लिए फिर एडवांस के लिए सब बात कर रहे हैं, इसलिए दिमाग सब जगह पे दौड़ा ही के रखना पड़ता है कि कुछ छूट ना जाए। और क्वेश्चन नंबर ये एनसीईआरटी वाला आप बना लीजिएगा, 2.20 2.21 2.57 2.58 2.59 2.60 2.60 2.60। हाँ अरे एक लाइन तो और छूट ही गया, लिखवा देते हैं, एक मिनट। और एक्सरसाइज तरफ यदि आपको देखने का मौका लगे, जो बना हुआ क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 2.12 2.13, ये बना हुआ क्वेश्चन है, और 2.14 एक्सरसाइज नहीं है ये, समझ रहे हैं कहाँ है, कहाँ पे, एग्जाम्पल में। ये बना हुआ ऑलरेडी है, तो ये नहीं बनाने का तो कोई यही नहीं उठता है। बताइए इतना सा,
और इतना सा, बस इतना इतना सा इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम पूरा का पूरा बात कर दिए। ठीक।